एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। 20 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एन enzyme made up of RNA and proteins elongates chromosome by adding TTAGGG sequence to the ends of existing chromosome. It is RNA polymerase, एक्सोन्यूक्लियस आइसोमेरेस या फिर टीलोमेरेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और क्रोमोसोम के एंड्स पर ये TTAGGG सीक्वेंस को ऐड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेशन के बारे में सुना होगा। ये जो क्रोमोसोम्स का टर्मिनल पार्ट होता है, यहाँ पर जी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और इस जी रिच सीक्वेंस को हम कहते हैं टीलोमर। हमारा पूरा जो क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी से रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस पूरे क्रोमोसोम को रेप्लिकेट कर देता है। लेकिन ये जो लास्ट का जी रिच टीलोमियर होता है, इसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसकी रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। इसलिए ये जो टीलोमर है, इसकी रेप्लिकेशन के लिए हमें एक अलग से एंजाइम चाहिए होता है और उस एंजाइम का नाम होता है टीलोमेरेस। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब टीलोमेरेस एंजाइम काम कैसे करता है, हम मान लेते हैं ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है और ये आ गया इसका टीलोमर। अब ये जो टीलोमेरेस एंजाइम है, इसके ऊपर एक एमआरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि एक एसी रिच सीक्वेंस होता है। अब ये टीलोमेरेस एंजाइम क्या करता है, ये इस जी रिच सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी से ये एमआरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर करता है और ये जो टीलोमर है इसको आगे एलोंगेट कर देता है। तो इस तरीके से ये जो एमआरएनए है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इस डीएनए स्ट्रैंड पर आकर सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो बन गया। इसी तरीके से बहुत सारे राउंड्स चलते हैं और टीलोमेरेस एंजाइम जो है यहाँ एंड पर न्यू बेसिस की एडिशन करता जाता है और टीलोमर्स की लेंथ जो है वो लंबी होती जाती है। टीलोमर एंजाइम जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, दोबारा से आगे जाकर इस स्ट्रैंड को और एक्सटेंड करेगा। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जो यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है, अब यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेस। ये जो टीलोमियर पे डीएनए की सिंथेसिस हुई है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस होगी और फिर लाइगेज एंजाइम जो है वो इनको ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से जो है टीलोमर की रेप्लिकेशन होती है ताकि जो क्रोमोसोम का साइज है वो श्रिंक ना हो, क्योंकि टीलोमर जो है वो आफ्टर ईच रेप्लिकेशन उनका लेंथ जो है वो कम होता रहता है। तो इस चीज से बचने के लिए, ताकि डीएनए जो है वो श्रिंक ना हो और टीलोमर्स की जो लेंथ है वो छोटी ना होती जाए, इसीलिए टीलोमेरेस एंजाइम जो है वो एंड पर डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जे हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, mRNA is 666 nucleotide long, including the initiation and termination codons. The number of amino acids in protein translated from this mRNA is. आपसे पूछा है कि एक mRNA सीक्वेंस है जो कि 666 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है और इसमें एक इनिशिएशन सीक्वेंस प्रेजेंट है और एक टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट है। आपसे पूछा है इस एमआरएनए से जिस प्रोटीन की ट्रांसलेशन होगी उसमें कितने अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता है अमीनो एसिड की सिंथेसिस जो है वो किससे होती है, ट्रिपलेट कोडॉन से होती है। और ट्रिपलेट कोडॉन कैसे होता है, मान लेते हैं इस तरीके से ACG GCA GTA, इस तरीके से 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स और इनसे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। हमारा जो एमआरएनए सीक्वेंस है वो कैसा है, 666 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और ट्रिपलेट कोडॉन में कितने कोडॉन होते हैं, 3 कोडॉन्स होते हैं। तो हम इसे अगर डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 222, यानी कि 666 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एमआरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा उसमें 222 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दी है कि ये जो एमआरएनए सीक्वेंस है इस पर इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है AUG
और यहाँ पर मान लेते हैं स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है UAA। तो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो सिंथेसाइज करता है मिथियोनिन अमीनो एसिड को, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो कोई भी अमीनो एसिड जो है सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि जो स्टॉप कोडॉन है वो किसी अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर रहा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कॉल्ड एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी द एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम। आपसे पूछा है कि एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियोज हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। पहले हम ड्रॉ करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये आगे हमारे 2 सिनर्जिड्स और ये है एग सेल। एग सेल जहां पर प्रेजेंट होता है उसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है चलेजा। ये जो 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आपको दिख रही हैं जिसने इन सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। और यहाँ एम्ब्रियो के जो सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूसैलस। ये जो न्यूसैलस के सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और एग सेल वाली साइड पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहां से पोलर ट्यूब एंटर करती है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और जो पोलन ट्यूब होती है वो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। और जो मेल न्यूक्लिया है वो यहाँ एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करता है और एग सेल से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके जो बाकी के सेल्स हैं जैसे न्यूसैलिस के सेल्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स हैं, चलेजा के सेल्स हैं, किसी और सेल से भी कभी कभी एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट न्यूसैलस और इंटेग्यूमेंट से होती है उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। और इसी का दूसरा नाम है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी, क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो कहाँ से हो रही है, एडवेंटिटिव सेल से हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं सोमैटिक सेल से हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। जाइगोट से होगी यानी कि एग सेल से ही फर्टिलाइजेशन होके हो रही है। अगर सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल से होती है तो उसे हम कहते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जो प्लांट की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस जब किसी प्लांट को मिलती हैं उससे एबायोटिक स्ट्रेस जनरेट होता है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं हाई या लो टेम्परेचर, एक्सेसिव वाटर का होना या फिर वाटर की कमी हो जाना, सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, पीएच में जो है चेंजेस आना, हैवी मेटल्स जो है उनका प्रेजेंस होना सॉइल में या फिर वाटर में, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है उनसे अगर प्लांट्स जो है इनकाउंटर करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस जो होती हैं वो प्लांट के लिए अनफेवरेबल होती हैं, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं रहती। इस कंडीशन में एबायोटिक स्ट्रेस जो है वो प्लांट्स को फेस करना पड़ता है। और एबायोटिक स्ट्रेस जब प्लांट्स फेस करते हैं तो वो कुछ प्रोटीन्स या कुछ बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्हें उस एबायोटिक स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा है कि जब एबायोटिक स्ट्रेस की कंडीशन आती है उस केस में इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा बायोकेमिकल जो है प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑस्मोलाइट्स की। ऑस्मोलाइट्स जो हैं ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है उसे मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा डेंस ना हो जाए। ये बेसिकली कुछ आयंस होते हैं जो कि सेल्स के साइटोप्लाज्म की डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑस्मोलाइट्स जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ऑस्मोलाइट्स जो है एबायोटिक स्ट्रेस की कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज लिया प्रोटीन्स। अब ये लिया प्रोटीन्स क्या होते हैं? लिया का मतलब होता है लेट एम्ब्रियोजेनिक एबंडेंट। लिया जो है ये एक जीन फैमिली है जो कि लिया प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। ये लिया प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये एक्वापोरिन्स के ऊपर या फिर जो आयन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं और सेलुलर होम्योस्टैसिस को रीइस्टैब्लिश करते हैं। होम्योस्टैसिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टैसिस ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी भी सेल का जो इंटरनल सिस्टम होता है उसे बैलेंस में रखा जाता है, यानी कि
एक सेल के इंटरनल सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है, वो जैसा होना चाहिए, उसे वैसा ही मेंटेन करके रखा जाता है। उसमें जो आयन्स की कंसंट्रेशन होती है, उसे मेंटेन किया जाता है। बाकी के बायोकेमिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है, उसे मेंटेन करके रखा जाता है। टेम्परेचर जो है, उसे मेंटेन करके रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब एक सेल की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो फुलफिल्ड हैं, यानी कि उसका एनवायरनमेंट जैसा होना चाहिए, वो वैसा ही है, उस कंडीशन को हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। तो ये जो लिया प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्वापोरिन्स के ऊपर एक्ट करती हैं। जब स्ट्रेस कंडीशन होती है या फिर हम कह सकते हैं जब वाटर जो है वो डेफिशिएंट होता है, उस केस में ये एक्वापोरिन्स के ऊपर एक्ट करती हैं या आयन ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं और वहां से वाटर लॉस जो है उसे मिनिमाइज करती हैं, ताकि जो प्लांट है उसे वाटर स्ट्रेस से बचाया जा सके। So Lia proteins is also not your correct option. Next is dehydrins. अब dehydrins क्या होते हैं? Dehydrins जो है ये भी stress proteins होते हैं। ये प्लांट को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी लिया फैमिली को ही बिलोंग करने वाले जीन्स से सिंथेसाइज होते हैं। ये ग्रुप सेकंड लिया प्रोटीन्स को बिलोंग करते हैं और ये भी वाटर लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। अब हमारे पास बचा थर्ड ऑप्शन, दैट इज फाइटोलेक्सिन्स। फाइटोलेक्सिन्स कुछ एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। जब किसी प्लांट में किसी पैथोजन की इन्फेक्शन होती है, तो जो पैथोजन की एंट्री साइट होती है, ये वहां पर सिंथेसाइज होते हैं। जहां पर पैथोजन की इन्फेक्शन होती है, वहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं और प्लांट को उस इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करते हैं। तो फाइटोलेक्सिन्स जो है ये स्ट्रेस प्रोटीन्स में या स्ट्रेस हॉर्मोन्स में नहीं आते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ सेल वाटर इन क्रायो प्रिजर्व्ड एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब हम एनिमल सेल्स को प्रिजर्व करते हैं इन क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर हम सेल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं इन -135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इतने लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म फ्रीज हो जाता है। एनिमल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है या फिर जो सेल वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर पे सेल वाटर की फ्रीजिंग को प्रिवेंट करने के लिए, सेल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, काफ ब्लड सीरम, फिनोल रेड या फिर NaHCO3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या फिर ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। ग्लिसरॉल की कंपैरिजन में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो है ये ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। अब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो है ये क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी कि जब हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है। तो जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ये इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ्टेड ऑर्गन इज रिजेक्टेड मोस्ट विग्रसली इन ह्यूमंस? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट। इनमें से कौन सा ग्राफ्ट है जिसके रिजेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ह्यूमंस में? पहले हम एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के कुछ सेल्स को एक पार्ट से निकालकर दूसरे पार्ट में ट्रांसप्लांट कर देना। इसमें एग्जांपल आ जाती है स्किन ट्रांसप्लांट्स की। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अगर बर्न्स हो जाते हैं तो हम उसकी बॉडी के किसी और पार्ट की स्किन को लेते हैं और जहां पर बर्न था या फिर जहां पे वूंड था वहां पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस तरीके के जो ग्राफ्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, और इनके रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। फिर हम बात करते हैं आइसोग्राफ्ट की। आइसोग्राफ्ट जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में हमें ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और इस तरह के जो ग्राफ्ट्स होते हैं उनके रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। फिर आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे किसी एक ह्यूमन बीइंग की किडनी को हम किसी और ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसे हम कहते हैं एलोग्राफ्ट। और जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे मान लेते हैं हम किसी पिग की किडनी को किसी और एनिमल में जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या फिर हम किसी पिग की किडनी को हम किसी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीनोग्राफ्ट, और इनके रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जीनोग्राफ्ट्स जो है वो विगरसली रिजेक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस के केस में। Next question is the phase of cell cycle which involves doubling up of amount of DNA but the number of chromosomes remain unchanged। आपसे पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन में वो कौन सा फेस होता है जहां पर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही रहता है। G1 फेस, एस फेस, एम फेस या फिर नन ऑफ दीज फेसेस। तो फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो इनकरेक्ट है। G1 एस और एम में से कौन से फेस में ऐसा होता है? तो अगर मैं बात करूं G1 फेस की, G1 फेस में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो सेम ही रहता है। डीएनए के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होता। G1 फेस में जो इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। फिर अगर मैं बात करूं एस फेस की, तो एस फेस जो है इसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, डीएनए जो है उसकी डबलिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर सेम रहता है। अगर मैं जीवन फेस के क्रोमोसोम की बात करूं तो जीवन फेस का जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसा होता है, राइट। जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर पर अटैच हैं थ्रू काइनेटोकोर। जब डीएनए की सिंथेसिस होती है एस फेस में, तो जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं उनका सिंथेसिस हो गया। लेकिन ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अगेन कॉमन काइनेटोकोर के ऊपर अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं कि दो क्रोमोसोम हो गए? नहीं, जो क्रोमोसोम है वो एक ही है, क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स की सिंथेसिस हो गई है। सो एस फेस इज योर करेक्ट ऑप्शन। एस फेस जो है वो सेल साइकिल का ऐसा फेस होता है जहां पर क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही होता है, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। आगे आपसे पूछा है द नेशनल कल्चर कलेक्शन ऑफ इंडिया कॉल्ड एमटीसीसी इज लोकेटेड इन। एमटीसीसी की फुल फॉर्म होती है माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक। तो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट IM टेक इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी विच इज इन चंडीगढ़। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a molecule of hemoglobin is subjected to gel electrophoresis under the effect of SDS. Number of bands that would appear at the end of process are। आपसे पूछा है कि अगर हम हेमोग्लोबिन को SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करें तो हमें कितने बैंड्स देखने को मिलेंगे। SDS क्या होता है? SDS होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और उन्हें सिंपलर स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट करता है। तो जब हम एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हेमोग्लोबिन को रन करते हैं तो हमें कितने बैंड्स मिलेंगे। अगर मैं हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करूं, हेमोग्लोबिन में दो तरीके की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, और दो बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो सेपरेशन होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिफरेंट है। तो हमें कितने बैंड्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे दो बैंड्स। एक बैंड हमें मिलेगा
अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए और दूसरा बैंड हमें मिलेगा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम TAI1 and MAE2 are neoschizomers because यहाँ पे आपको दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिए हैं, एक है TAI1 और दूसरा है MAE2। आपसे पूछा है कि ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये नियोशिजोमर्स हैं। ऐसा क्यों है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नियोशिजोमर्स होते क्या हैं। तो नियोशिजोमर्स ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो सेम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और सेम सीक्वेंस को क्लीव करते हैं, लेकिन जो साइट ऑफ क्लीवेज होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो एंजाइम्स की एग्जांपल लेती हूँ। एक है हमारे पास SMAL और दूसरा है XMAL। अब ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एक ही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं विच इज CCCGGG। ये GC रिच सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो एस स्मॉल है वो क्लीव कहां पर करता है, सी और जी के बीच में क्लीव करता है, यानी कि ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। लेकिन अगर मैं एक्स एमएल की बात करूं तो एक्स एमएल जो है ये कहां पर क्लीव करता है, ये क्लीव करता है पहले साइटोसिन के पास में, यानी कि ये एक्सोन्यूक्लियस है। तो ये दोनों एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक ही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो क्लीवेज साइट है इन दोनों की वो डिफरेंट है। तो इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नियोशिजोमर्स। अब यहाँ पे आपको जो दो एंजाइम्स दिए हैं विच इज TAI1 एंड MAA2, ये दोनों क्या है, नियोशिजोमर्स हैं, यानी कि ये दोनों एंजाइम्स भी सेम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन क्लीव अलग अलग साइट्स पर करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है दे बोथ रिकॉग्नाइज 4 बेस पेयर सीक्वेंस। नो, ये नहीं होगा। दे कट एट डिफरेंट पोजीशंस विद इन सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं, दे बोथ एक्ट एज डाइमर्स। नो। दे बोथ रिकॉग्नाइज विद इन पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ये दोनों पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक और टर्म है विच इज पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ये क्या होता है? मान लेते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो है GGATCC। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, G के ऑपोजिट CCTAGG। अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो पेरेंट सीक्वेंस के ऑपोजिट है, यानी कि इसे अगर हम यहां से रीड करें तो ये है GGATCC, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम यहां से रीड करें तो ये अगेन क्या है, GGATCC। तो इस तरीके के जो सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रिडक्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन इज, यानी कि आपसे पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन में एज अ सोर्स ऑफ रिडक्टेंट काम करता है। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप किया जाता है, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे ट्रैप किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो ये जो सोलर एनर्जी है इससे क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग से हमें H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और साथ ही साथ O2 मिलता है। O2 जो है इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन में, और ये जो H पॉजिटिव है ये भी यूज हो जाता है डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज में। साथ ही साथ हमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कि ATP एंड NADPH। अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका यूटिलाइजेशन होता है डार्क रिएक्शन में, यानी कि कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल में क्या होता है, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हें फिक्स कर दिया किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज NADPH। Next question is mouse in which a specific gene is made non-functional by targeted gene transfer is known as। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक माउस है आपके पास
इस माउस में हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक जीन को नॉन फंक्शनल बना दिया। कैसे? बाय टारगेटेड जीन ट्रांसफर। यानी कि हमने इस जीन को किसी और जीन से रिप्लेस कर दिया या फिर हमने इस जीन को डिस्ट्रक्ट कर दिया और इसे नॉन फंक्शनल बना दिया। तो इस तरीके के जो माउस होते हैं जिनमें हमें हमने ऐसा किया होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काइमेरिक माउस, नॉकआउट माउस या फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड माउस। पहले हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड माउस की। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड माउस क्या होते हैं? इनका फॉर्मेशन होता है जब हम दो अलग-अलग स्पीशीज के माउस को आपस में क्रॉस करते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्पीशीज है माउस की ए और दूसरी स्पीशीज है बी। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, इनको जब हम ब्रीड कराते हैं, तो जो नया माउस हमारे पास आया यानी कि सी, उसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड माउस। फिर बात आती है कैमेरिक माउस की। कैमेरिक माउस कौन से होते हैं? कैमेरिक माउस होते हैं जिनमें हम अर्ली स्टेज माउस एम्ब्रियोस को कंबाइन कर देते हैं। ये एम्ब्रियो 1 है और ये एम्ब्रियो 2 है। ये दोनों अलग-अलग माउस के एम्ब्रियोस हैं और इन दोनों को हमने अर्ली स्टेज पे यानी कि उस स्टेज पे जब एम्ब्रियोस के जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन नहीं आई है, यानी कि अभी ये जो सेल्स हैं ये कैसे हैं? प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं। तो इन एम्ब्रियोस को जब हम मिक्स कर देते हैं आपस में, हमारे पास ये थर्ड एम्ब्रियो बना विच इज एम्ब्रियो थर्ड। इस एम्ब्रियो से जो माउस बनता है उसे हम कहते हैं काइमेरिक माउस। फिर आता है नॉकआउट माउस। नॉकआउट माउस में क्या होता है? सेम यही जो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी एक जीन को किसी और जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं टारगेटेड जीन ट्रांसफर और इस तरीके के जो माउस होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉकआउट माउस। तो सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अगला है द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड चेंजेस इट इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज। आपको 4 पिगमेंट्स दिए हुए हैं, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी, और आपसे पूछा है कि इनमें से वो कौन-सा मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हमने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल है, इसका क्या काम होता है? ये लाइट को ट्रैप करता है, फोटॉन्स को ट्रैप करता है और उन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी। लेकिन सभी के सभी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर सभी के सभी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। इन सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से जो क्लोरोफिल ए है, ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकता है और इसे हम कहते हैं हमारा प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा जो बाकी के फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी फिर क्लोरोफिल बी, सी या फिर ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम करते हैं। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये भी लाइट को ट्रैप करते हैं, लेकिन ये लाइट को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ये लाइट को ट्रैप करते हैं और फिर उसे ट्रांसफर कर देते हैं टू प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल ए। और फिर जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ज़ेंथोफिल्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी आर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगला क्वेश्चन है C4 प्लांट्स यूज 5 एटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। C4 प्लांट्स जो हैं वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, बट C3 प्लांट्स यूज 3 एटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए सिर्फ 3 एटीपी का यूज करते हैं। स्टिल C4 प्लांट्स शो बेटर ग्रोथ रेट बिकॉज, लेकिन इसके बावजूद C4 प्लांट्स जो है वो ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, लेकिन इसके बावजूद जो C4 प्लांट्स हैं वो बेटर ग्रोथ रेट शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। First is oxaloacetic acid is the first product of carbon dioxide fixation. They grow mainly in tropical regions. Carbon dioxide is transported to bundle sheath cells as malate या फिर they show minimal photorespiratory losses. तो देखो C4 प्लांट्स जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली, इनका जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरा, ये वाटर को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, यानी कि इनमें वाटर लॉस जो है वो लेस होता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक होता है। इनमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो इनकी लीव्स होती हैं उनमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है?
जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल्स को जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो इनक्लोज करके रखते हैं। तो ये जो सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। कम वाटर लॉस होता है और जो ग्रोथ रेट होता है प्लांट्स का वो बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस है वो मिनिमम है। अगर हम C3 और C4 प्लांट्स को आपस में कंपेयर करें तो C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में जो C4 प्लांट्स हैं वो 50% कम फोटो रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो शो करते हैं। इसकी वजह से जो C4 प्लांट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली ग्रो करते हैं। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली क्या आते हैं, हर्ब्स, श्रब्स या फिर ग्रासेस आते हैं, लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें आते हैं ट्रीज। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि दे शो मिनिमल फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्लांट सेल्स कंटेनिंग न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशीज एंड साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ पेरेंटल स्पीशीज और कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कि ऐसे प्लांट सेल्स जिनमें जो साइटोप्लाज्म है वो किसी एक ही स्पीशीज का प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस है वो दोनों स्पीशीज का प्रेजेंट होता है, उन प्लांट सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स, सोमैटिक एम्ब्रियोज, प्लाज्मोजेंस या फिर साइब्रिड्स। एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट जो सेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफरेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। दूसरा है सोमैटिक एम्ब्रियोज। सोमैटिक एम्ब्रियोज ऐसे एम्ब्रियोज होते हैं जो कि सोमैटिक सेल्स से डराइव होते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है साइब्रिड्स, क्योंकि साइब्रिड्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो दोनों पेरेंट से आया होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो किसी एक पेरेंट से आया होता है, यानी कि ये वाली सिचुएशन होती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर दैट हैव टू टाइप्स ऑफ ओराई साइट्स, वन दैट फंक्शंस इन यूकैरियोट सेल्स एंड अदर इन ई कोलाई सेल्स। ऐसे वेक्टर्स जिनमें दो ओरिजिन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर जो हैं ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर डीएनए है और इसमें दो ओरिजिन साइट प्रेजेंट है, राइट। ये आ गया हमारा फर्स्ट ओरिजिन साइट और इसे मान लेते हैं ये है हमारा सेकंड ओरिजिन साइट। ये ओरिजिन साइट जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स के लिए है और ये जो दूसरा ओरिजिन साइट है ये ई कोलाई में काम करता है। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स जो हैं ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो जिनमें दो ओरिजिन साइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स में काम करता है और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स में काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्मिड्स की बात करूँ, कॉस्मिड्स जो हैं इनके पास में एक ओरिजिन साइट प्रेजेंट होता है, PBR322 में भी एक ही ओरिजिन साइट है और PUC19 में भी एक ही ओरिजिन साइट है। अगर मैं YEP की बात करूं यानी कि ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड में दो ओरिजिन साइट प्रेजेंट होते हैं, एक यूकैरियोट्स के लिए और एक प्रोकैरियोट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Next is in which microbial culture the nutrients are supplied at a rate volumetrically equal to that at which cells and product are removed and the culture can be maintained at steady state for long। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मान लेते हैं ये हमारा फर्मेंटर है। अब इस फर्मेंटर में हम क्या कर रहे हैं, एक आउटलेट के थ्रू हम कुछ सेल्स को और प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और दूसरे आउटलेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जितने अमाउंट में हमने सेल और प्रोडक्ट्स को यहाँ से रिमूव किया है उतने ही अमाउंट में हम कल्चर मीडियम को यहाँ पर वापस से इंसर्ट भी करते जा रहे हैं। और इस तरीके से क्या होता है, ये जो कल्चर है इसे हमने स्टेडी स्टेट पे मेंटेन किया हुआ है बहुत लंबे समय के लिए। तो आपसे पूछा है कि इस तरीके के कल्चर को हम क्या बोलते हैं। पहला है बैच कल्चर। तो बैच कल्चर में क्या होता है, बैच कल्चर जो है ये क्लोज्ड कल्चर होता है जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये कम समय के लिए ही कैरी आउट किया जाता है। दूसरा है फेड बैच कल्चर। फेड बैच कल्चर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उनका एडिशन हम करते रहते हैं सेल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसमें हम टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं ताकि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, मैक्सिमम ग्रोथ उनकी हमें देखने को मिले। कंटिन्यूअस कल्चर में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर में हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं और सेम अमाउंट में हम प्रोडक्ट्स को और सेल्स को रिमूव भी करते जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यूअस कल्चर, क्योंकि इस तरह के कल्चर में हम जितना प्रोडक्ट हम रिमूव करते हैं उतना ही हम कल्चर मीडियम जो है वो भी ऐड करते जाते हैं और इस तरीके से क्या है, जो कल्चर है उसे हम
लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं, स्टेडी स्टेट पे हम कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं। फिर बात आती है परफ्यूजन कल्चर की। परफ्यूजन कल्चर में क्या होता है, जो सेल्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं बायोरिएक्टर में, लेकिन जो कल्चर मीडियम है वो हम बार-बार चेंज करते जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि माल्डी क्या है, MALDI क्या होता है? अ डेटाबेस सर्च टूल, टेक्निक टू आयनाइज गैसियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, अ बफर सॉल्यूशन, या फिर अ टेक्निक ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, दैट इज टेक्निक टू आयनाइज गैसियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम कहते हैं MALDI, माल्डी। और माल्डी का मतलब होता है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन या फिर आयनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए MALDI क्या है, तो ये एक डेटाबेस होता है जो कि BCL3 बैक्टीरिया के डायग्नोसिस की रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम काइमोट्रिप्सिन आर। तो आपसे पूछा है कि काइमोट्रिप्सिन की जो एक्टिव साइट होती है वहां पर जो 3 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो काइमोट्रिप्सिन की जो एक्टिव साइट होती है वहां पर 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेरीन 195, दूसरा है आपके पास हिस्टिडीन 57 एंड एस्पार्टिक एसिड 102। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सेरीन 195, एस्पार्टिक एसिड 102 एंड हिस्टिडीन 57। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एंजाइम ब्रोमेलिन। इनमें से ब्रोमिलेन का सोर्स कौन सा है, फिक्स, पपाया, पाइनएप्पल स्टेम, या फिर काफ पैनक्रियास। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। पाइनएप्पल की जो स्टेम होती है उसमें ब्रोमिलेन एंजाइम बहुत अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलता है। पूछे काफ पैनक्रियास जो है ये किसका सोर्स है, तो काफ पैनक्रियास जो है वो विटामिन B12 और साथ ही साथ इंसुलिन का अच्छा खासा सोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर पपाया के बारे में पूछा जाए तो पपाया इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स A, C एंड K, एंड दीज आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। फिक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो फिक्स जो है ये विटामिन्स और साथ ही साथ मिनरल्स का रिच सोर्स होते हैं। इनमें कौन सी विटामिन्स होती हैं, विटामिन A+C, और साथ ही साथ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद पूछा है डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। मान लेते हैं ये हमारा एक फर्मेंटर है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके अंदर अल्कोहल की फर्मेंटेशन हो रही है, राइट। यहाँ पे अल्कोहल की फर्मेंटेशन हो रही है, यहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, यानी कि क्रूड प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब ये जो क्रूड प्रोडक्ट है इसे हम यूज करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अपना प्योर प्रोडक्ट जो है उसे ऑब्टेन करते हैं। तो अब जो प्रोसीजर्स यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे प्रोसीजर्स जिन्हें अप्लाई करते हैं हम माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। मुझे बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।